वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो क्लास 9 मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप बच्चों के साथ क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया। तो उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि हमें ऐसा ही साइंस का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 9 साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज़ यही क्वेश्चन पेपर या फिर इस क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप एंड तक देख के जाओ, और जो भी क्वेश्चन आज आपको यहाँ बताया जा रहा है वो हर एक क्वेश्चन आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस के एनसीईआरटी बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों को मार्क कराए गए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उनको ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे का चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई हम लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी कहोगे तो मैं इसके आंसर का PDF, इस वाले जो आपका ये हमारा क्वेश्चन पेपर है इसके आंसर का PDF अगर आप हमें कमेंट करके बोलेंगे तो इसके आंसर का PDF मैं आप बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है कि कम से कम हमारे चैनल पे 1000 लाइक होना चाहिए। इस हमारे वीडियो पे 1000 लाइक अगर होगा तो इसके आंसर का PDF आप बच्चों के लिए आज रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पे 1000 लाइक कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको इसके आंसर का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कंडीशन मोस्ट फेवरेबल है। ठीक है, तो आप तो इसका आंसर बताएं कि गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा कंडीशन मोस्ट फेवरेबल है। बस एक सेकेंड। ठीक है, तो आइए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप इसका आंसर बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो आप इसको टिक कर लो। और सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। पहला ऑप्शन है होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। दूसरा ऑप्शन है कि होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ऑप्शन सेकेंड है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सी सही है आपका, इसको भी आप लोग याद कर लें। थर्ड क्वेश्चन है कि इन द टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आयोडीन के टिंक्चर में कौन से सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, और आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। इसका आप नाम याद कर सकते हो कि आयोडीन आपका सॉल्यूट है, अल्कोहल आपका सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से आप इनको लर्न करते चलें। ठीक है। क्वेश्चन 4, द एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन इज। आयरन का एटॉमिक सिंबल क्या होता है। तो आयरन का एटॉमिक सिंबल होता है आपका ऑप्शन बी, 4 का बी है, उसका Fe। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू, जो आपका एटॉमिक नंबर Z होता है वो किसके इक्वल होता है। तो आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है। तो आपका इक्वल होता है बोथ ए एंड सी। अब प्रोटॉन कह लो या फिर इलेक्ट्रॉन कह लो, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। एंड अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नॉन एज। अल्फा पार्टिकल को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपका होता है डबली चार्ज हीलियम आयन। क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम आयन। एंड अनरिपेन ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट रिपेंस द रीजन बिंग। इसके पीछे कौन सा रीज़न है कि जो कच्चा फल होता है वो पकने पे अपना कलर चेंज कर देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे आपका रीज़न है कि क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन डी सही है, क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। द फेनोमेना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, जब साइटोप्लाज्म आपका हाइपरटोनिक मीडियम में श्रिंक कर जाता है तो उसको बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। 8 का ऑप्शन बी सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा। स्टोमाटा का कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका
directly participate in the process of photosynthesis, helps with the exchange of gases, helps to create water pressure, forcing water upward, all of the above. तो देखो इसका जो आंसर है इज नॉट पूछा ना कि कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन सही हैं, दोनों में से कोई भी अगर आप आंसर देते हो दोनों आपका सही है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो ये स्टोमाटा की ये फंक्शन नहीं होता है, ए और सी दोनों स्टोमाटा के फंक्शन नहीं है, ठीक है। सॉरी पहले का ए सही है, यहाँ पर 9C है ना, इसको मैंने गलती से पढ़ लिया 9 का सी। पहले का ये ऑप्शन सही है, दूसरे वाले का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो इसका ऑप्शन सी है कि इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स डेट आर एबल टू परफॉर्म सेल डिवीजन। एक बार दोबारा सुन लो, पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही था, दूसरे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला आपका है रैपिड इलोंगेटेशन ऑफ ए बम्बू सिस्टम इज ड्यू टू, किसके बस होता है? लैटरल मेरिस्टेम, इंटरसेलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी कैम्बियम, किसके वजह से होता है आपका? तो इसका ऑप्शन बी है, 10th का ऑप्शन बी। डैश 11th क्वेश्चन, डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, साइप ट्यूब्स जो होते हैं वो जाइलम टिश्यूज में नहीं पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी के मामले में कौन सा सही है? तो क्या होता है? इट हैज़ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो, उस केस में क्या होता है? इट हैज़ ए कॉन्स्टेंट नॉन जीरो। अगला आपका क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। मास को आप डबल कर दो, वेलोसिटी को आप हाफ कर दो। देखो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P = m × v। तो मास को अगर हम 2m कर दें और वेलोसिटी को हम क्या कर दें? v/2 कर दें, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर सेम रह जाएगा, तो रिमेन सेम। 13 का ऑप्शन बी सही है, रिमेन सेम। 14, अ गोलकीपर इज इन अ फुटबॉल गेम पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। ये क्या करता है? तो ये क्या करेगा आप लोग बताओ? इस केस में क्या होता है? जब गोलकीपर अपना हाथ पीछे खींच रहा होता है तो क्या कर रहा होता है? तो क्या करता है कि डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करता है। जब हम अपना हाथ पीछे करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और जब टाइम बढ़ेगा तो आपका जो होता है ना डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो कर रहा होता है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू क्या होगा? टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट्स ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। 16 है, when a body vibrates it compresses the air surrounding and forms a high density area known as, when a body vibrates it compresses the air surrounding and forms a high density area, उस high density area को हम क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन डी है compression। क्वेश्चन 17 से लेकर 20 तक आपका assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 2 person on the surface of moon cannot talk to each other because there is no atmosphere on the moon। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। 18 है कि a pulse crop grown in a time interval between 2 cereal crops, तो 18 का ऑप्शन ए सही होगा, इसका भी अगेन 18 का भी ऑप्शन ए सही है। 19 है कि assertion some weeds produce substances toxic for the crops, weeds take up the nutrients and reduce the growth of crops, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion, दोनों अलग अलग है। cattle are fed with roughage and concentrates, roughage provides fibers while concentrates provide proteins and other nutrients। तो इसमें इस केस में क्या है? ऑप्शन ए सही है। तो ये आपका पूरे के पूरे होल एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आशा करते हैं आप बच्चों को पसंद आ रहा होगा। अगला आपका है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स कैरी करेंगे। पूछा गया कि एक्सप्लेन व्हाई स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखो मैं इसका रीज़न एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, खुद से इसका आंसर आपको लिखना है। और मैंने जैसा बोला है कि अगर आप हमारे वीडियो पे इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट करते हो तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का।
तो क्या है कि पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्यूल विथ हायर टेम्परेचर एक्वायर हाई kinetic एनर्जी which aids them to move fast over a stretch. Hence the smell of hot sizzling food reaches a person even at a several meter. क्या होता है जब खाना गर्म होता है ना, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा. जब हॉट पार्टिकल्स होते हैं तो मूव कर रहे होते हैं बहुत तेज़ी से एयर में, तो हमारे पास हमारे नाकों तक जल्दी पहुंच जाते हैं. तो हमें खाने का स्मेल जल्दी आता है हॉट फूड का. बट कोल्ड फूड के केस में क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो मूव कर रहे होते हैं, तो हमें उसके पास जाना होता है. मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आएगा. इसका आंसर आप खुद से नोट कर लेंगे. देखो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर तो आपको खुद से याद करना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. तो देखो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, इसको आप नोट कर लेंगे. Na2O. एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, तो AlCl3. देन अगला आपसे पूछा गया है कि सोडियम सल्फाइड इसका होता है Na2S. इसका क्या होता है, तो Na2S. एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका होता है MgOH2. तो मेरे ख्याल से इन चारों का बच्चों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस. अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो लाइफ ऑफ द सेल को क्या होगा. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढो, फाइंड करो, याद करो, या फिर सुन लो. मैं बता रहा हूँ कि द गोल्गी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हुज फंक्शन आर एज फॉलोज: स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस, मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंस. तो विदाउट द गोल्गी अपरेटस द सेल विल बी disabled from packaging and dispatching materials that were produced by the cell. ठीक है, तो सबसे सिंपल से इसका आंसर क्या है कि विदाउट गोल्गी apparatus the cell will be disabled from packaging and dispatching materials that were produced by the cell. The Golgi apparatus is also involved in the formation of cell. Hence the absence of Golgi apparatus cell will not be produced. तो इन द एब्सेंस ऑफ गोल्गी अपरेटस सेल्स विल नॉट बी प्रोड्यूस. सबसे सिंपल आंसर आप क्या लिख सकते हो कि गोल्गी अपरेटस के वजह से क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है. तो इन द एब्सेंस ऑफ गोल्गी अपरेटस द सेल्स विल नॉट प्रोड्यूस. क्वेश्चन नंबर 24 है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन एंड द सिग्नल ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ दिस. देखो न्यूमेरिकल है आपका फिजिक्स का कि सिग्नल हमारा इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो स्पेसशिप का आपको डिस्टेंस बताना है. क्या बोला है कि 5 minutes में, कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ दिस. ठीक है, तो शायद आप बच्चों को फार्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि फार्मूला क्या होता है ये क्या आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, कि स्पीड इनटू में टाइम. क्या होता है डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला, क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम. स्पीड इनटू में टाइम. तो स्पीड आपको दे रखा है 3 × 10⁸. टाइम आपको दिया है 5 minutes. तो 5 minute को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 300 सेकंड. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 × 2 में 10⁻10 मीटर. कैसे किया मैंने, तो 3 × 10⁸ हो गया. इसको आप नोट कर पाओगे 3 × में 10⁻2. तो ये पावर्स आपके आपस में ऐड हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन. तो ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 24 का. अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांचेस. तो क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ लीव्स. तो आप बच्चों को पढ़ाया गया होगा, इनर्शिया चैप्टर में ये क्वेश्चन है, आप वहाँ से फाइंड करके इसका आंसर याद कर सकते हो. कि व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री सेकंड द ब्रांच मूव्स इन अ टू एंड फ्रो मोशन, हाउएवर द इनर्शिया ऑफ द लीव्स इज इन अटैच्ड टू द ब्रांच रेसिस्ट द मोशन ऑफ द ब्रांच. पढ़ा है आपने ना कि आपको ये जो चैप्टर क्वेश्चन है मोशन वाले चैप्टर से, इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट से है. बाकायदा इसका एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, खुद से फाइंड कर लिखो ताकि आपका रिवीजन हो जाए. क्योंकि जो भी इस टॉपिक के क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना समझ लिया कि कैसे इसका आंसर लिखना है,
तो चाहे बस वाला आ जाए, चाहे ट्रेन वाला क्वेश्चन आ जाए कि एक आदमी बस में जा रहा है, अगर ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका डायरेक्ट स्टेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर का है। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप फाइंड करें और लर्न करें। ठीक है। अब सेक्शन सी आ गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू अ सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो आप बच्चों को पढ़ाया गया होगा कि अगर कभी भी केल्विन वाले को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 273 को कर दो माइनस, 273 को कर दो माइनस, तो 300 के माइनस 273 कितना बन जाएगा आपका ये तो 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपका इजीली हो गया, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। सेम इसमें आपको क्या करना है कि 573 में से 273 को माइनस कर लोगे, आपका आंसर आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। हो गया, दोनों कन्वर्ट हो गए, दोनों का आंसर आप बच्चों को पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मासेस ऑफ दिस गिवन एटॉमिक मास ऑफ Zn दिया है, सब कुछ दे रखा है आपको, इनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो क्या फार्मूला होता है, शायद आप बच्चों ने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, मानो आपको Zn का कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास ऑफ Zn जो कि आपको दे रखा है 65 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपको दे रखा है 16, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 81 यूनिट्स। फिर मानो आपको NO2 का कैलकुलेट करना है, एक का मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। तो Na2 सोडियम इसमें कितना है 2 है, तो 2 टाइम्स मास ऑफ सोडियम कितना दे रखा है आपको 23 प्लस ऑक्सीजन एक बार लिखा हुआ है तो प्लस 16, तो आपका हो गया 46 प्लस 16, आंसर कितना आएगा आपका बच्चों 62 यूनिट्स। चलो एक और मैं कर देता हूँ, अब एक ही तो बचा कर ही देता हूँ ना। K2CO3 का कैलकुलेट करना है। K कितनी बार है 2 बार, तो 2 इंटू में 39 प्लस C कितना है आपका, कैल्शियम का मास 12 है, प्लस ऑक्सीजन आपका कितने बार है, तो 3 बार, देखो लिखा है ना, तो 3 इंटू 16, तो कितना आंसर आपका आ गया। जब इसको टोटल करोगे तो 78 प्लस 12 प्लस 48, तो आपका आंसर आ गया 138 यूनिट। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन आप बच्चों से अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 कि विच ऑर्गेनल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो किस ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नाम मैंने बता दिया, रीजन आपको खुद ढूंढना है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इट इज़ बिकॉज इज रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP molecules essential for numerous chemical activities of the life. ATP is often referred to the energy currency of the cell. तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो आपका ATP है। फुल फॉर्म क्या है, तो एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। तो ये आप लोग खुद से ढूंढ के इसका आंसर करेंगे। वाई आर लाइसोसोम्स नॉन एज सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं कि when there is a damage to the cell and when revival is not possible, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. ठीक है। Consequently, lysosomes are known as the suicide bag. जैसे लाइसोसोम क्या करता है, क्या कुछ सेल, मानो कुछ सेल में डैमेज आ गया और रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो लाइसोसोम खुद ही ब्रस्ट हो जाएगा और जो भी उसके एंजाइम्स होंगे सेल के, उस सेल को ख़त्म कर देंगे। ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप खुद से ढूंढेंगे और लिखेंगे। जैसा मैंने टारगेट बोला, अगर आप हमारा टारगेट अचीव कराओगे 1000 लाइक का, तो आपको 100%, चलो 1000 तो ज़्यादा हो गया, मैं करूँ 500 पे मैं रिलीज़ कर दूंगा। 500 लाइक्स आप प्रोवाइड करो, आंसर मिल जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स, डायग्राम वाला क्वेश्चन है। डायग्राम बनाएं आप, बुक में देखो NCERT में डायग्राम इसका दिया होगा, फाइंड करो, लिखो। ठीक है। टिश्यू वाले चैप्टर में चले जाना। A train starting from a railway station moving with the uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. आपको क्या फाइंड करना है, तो इसका acceleration फाइंड करना है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टेशन से स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा ना इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो ये आपका जो इक्वेशन होता है V = U + AT
अगर आप इसी को अप्लाई कर दोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, v आपको क्या दे रखा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो v है। ठीक है, अब बच्चों को दे रखा है और आप ध्यान से देखेंगे टाइम 10 मिनट्स का दिया है, टाइम क्या दे रखा है 10 मिनट, और आपसे पूछा गया है क्या, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका एक्सेलरेशन। तो u आपका 0 है, u 0 है। 40 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, आपको मिल जाएगा 200/18, और 10 मिनट्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो आपका हो जाएगा 600 सेकंड। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, v जो आपका है 200/18, u आपका 0 दे रखा है, प्लस u 0 है, वैल्यू पुट कर लो, u 0 है, प्लस a आपको फाइंड करना है, टाइम आपको दे रखा है 600, तो 200/18 इक्वल्स टू में a इंटू में 600, तो 200/18 इंटू में 600, ये आपका आ गया a, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितने बार में हो गया 3 बार में, तो 1/54 इक्वल्स टू a आ गया। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका आंसर आता है वो आपका आंसर आता है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक जो आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड एक होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, इन तीनों से एक न्यूमेरिकल पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप प्रिपेयर कर लो उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 क्वेश्चन में दिया है कि एन इको इज, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 34 में, कैन इको इज हियर्ड इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, स्पीड ऑफ साउंड इज दिस। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बता दूं डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, तो आप डिस्टेंस निकाल लो, 342 इंटू 3, आपका डिस्टेंस आ गया 1026। लेकिन इको है, इको का मतलब क्या है कि मानो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे आप खड़े हो तो इको जाएगा और फिर ट्रैवल करेगा, तभी तो आपको सुनाई देगा ना। तो जो टोटल डिस्टेंस आपका रखा है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा 513 मीटर। तो एक इक्वल और न्यूमेरिकल भी आप बच्चों को करना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन रहा 513 मीटर। 33 है, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन का आंसर फाइंड करें लर्न करने। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द इम्प्रूविंग कैटल्स ब्रीड एंड वाई, कौन सा मेथड है जो कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करता है एंड वाई भी खुद से आप फाइंड कर लिखो। ये आपका है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है 8 है। देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, तो इसका एटॉमिक नंबर का आंसर क्या आएगा, एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 8। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है तो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम, एटम पे कौन सा चार्ज होगा, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं तो एटम इस क्या होगा, ये क्या होगा, एक न्यूट्रल एटम है, मतलब दोनों बराबर है ना 8-8, एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम्स के लिमिटेशंस क्या थे, इसका आंसर आप फाइंड करें और याद करें। ठीक है, डिफाइन आइसोटॉप्स विद एग्जांपल, राइट टू यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स को आपको डिफाइन करना है, द एटम विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिफर्ड टू एज आइसोटॉप। इनको क्या मानते हैं हम लोग, आइसोटॉप मानते हैं। तो आप सिंपली एग्जांपल दे सकते हो, कार्बन के आइसोटॉप कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन के आपके आइसोटॉप्स होते हैं 6C12 एंड 6C14, एक एग्जांपल आप ये दे सकते हो। बाकी आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, तो आप अगला एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब इनका यूज़ आपसे पूछा गया है, द आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन एटम इज यूज टू ट्रीट ग्वाइटर एंड आयोडीन डिफिशियंट डिजीजेज। सेकेंड यूज़ क्या है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड। थर्ड इसका यूज लिख सकते हो, फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइसोटॉप ऑफ द यूरेनियम एटम। तो इसका यूज आप फाइंड करके लिख लेना, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच टिश्यू मेकअप द हस्क ऑफ ए कोकोनट, इसको कौन बनाता है, तो ये आपका टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा, नोट कर दें आप लोग। टिश्यू आपका कौन सा है, तो स्क्लेरेनकाइमा
स्क्लेरेन काइमा टिश्यू, ठीक है, नाम याद कर लो। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, फाइंड करें उसको, ड्रॉ कर लें। नेम द फॉलोइंग टिश्यूज, टिश्यूज डेट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, तो कौन फॉर्म करता है, तो इफिथियल आपका ये होता है द इफिथियल टिश्यूज, मैं नाम लिख देता हूँ पूरा इसका, द इफिथेलियल टिश्यू, उसी का एक टाइप है आपका स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू, तो इसका अपना नाम याद कर लेंगे। टिश्यू डेट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस इज, इसको तो सभी बच्चे आप जानते होंगे, टेंडोन, क्या उसको बोलते हैं, टेंडोन। टिश्यूज डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन वाटर, सभी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, जाइलम पानी करता है, फ्लोएम आपका वाटर, फ्लोएम आपका फूड करता है। टिश्यूज डेट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज। ये क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन रहा। अगला आपका क्वेश्चन 36 है कि अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर in the direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in the case and why? What is the work done in this case? तो देखो वर्क डन का आपका फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का आप बच्चों को फार्मूला पढ़ाया गया, वर्क डन का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो मैं लिख दूँ वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स आपको दे रखा है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया 8 मीटर, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 यानी कि 56 जूल। फ्री में आपको नंबर मिल गया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस इज दिस, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। देखो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है ना 25 जूल, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो मास हमें नहीं पता है, वेलोसिटी तो हमें पता है, मास हमें नहीं पता है, तो 25 जूल इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 इंटू में m इंटू में 5 का स्क्वायर, ये इसका कैंसिल हो गया, मास आपका आ गया 2, मास आ गया 2। तो अब पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। देखो वेलोसिटी अगर आप डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी 9 टाइम्स। ठीक है, अब चाहो तो कैलकुलेट करके दिखा देना, अब चाहो तो आंसर ऐसा लिख देना, आपके दोनों ही केस में आंसर क्या होगा सही होगा। ठीक है, अब चाहो तो इस केस को कैलकुलेट कर देना कि मास तो आपको मिल चुका है कि मास 2 kg आ गया ना, तो वेलोसिटी डबल होने का मतलब क्या है कि 5 था 10 हो जाएगा, वेलोसिटी ट्रिपल होने का मतलब क्या है कि 3 था 5 था 15 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर खुद से कैलकुलेट कर लेना। बोला डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट ऑफ पावर को आपको डिफाइन करना है, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। अ बॉडी इज क्लेम टू पोजेस पावर ऑफ 1 वाट इफ इट्स वर्क एट द स्पीड ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, दैट इज़ 1 वाट। ठीक है, आप ऐसे कह लो कि कोई बॉडी है जो 1 जूल ऑफ वर्क करता है 1 सेकेंड में, तो उसका पावर को बोला जाता है 1 वाट। तो आप अपने तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला आपका सेक्शन ई आ गया केस बेस्ड स्टडी, तो आप इसको पढ़ लेंगे, मैं सबका आंसर टिक कर देता हूँ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 31 का ए है आंसर, 37 के सेकेंड का भी ए आंसर है, 3rd का बी आंसर है, और 4th का आंसर आपका ए है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और सही से पढ़ लो, ये आपका केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है। अगला आपका 38 क्वेश्चन है, अगेन ये भी केस बेस्ड स्टडी है, सही से आप पढ़ लें। तो इसका भी 1st का ए आंसर है, और जैसा मैंने बोला है आप लोग याद रखो, अगर आंसर चाहिए तो आप हमें लाइक दो। 38 का सेकेंड का बी आंसर है, 3rd का डी आंसर है, 4th का अगेन बी आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, 39 काफ़ी अच्छे से पढ़ लें। तुमसे आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर मार्किंग कर देता हूँ, सी, सेकेंड का डी, 3rd का ए एंड 4th का अगेन डी।
तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।